हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। एम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो सारे के सारे एमसीक्यू। तो बात करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग हु रिसेंटली एक्सपेक्टेड। नर्स केयर कर रही है, वो द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट की हु रिसेंटली एक्सपीरियंस ए मैसिव स्ट्रोक, जिसको अभी अभी क्या हो गया है, क्लाइंट को मैसिव स्ट्रोक हुआ है। क्लाइंट को क्या हो गया है, मैसिव स्ट्रोक डेवलप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द स्पाउस इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग बाय द नर्स। नीचे दिए गए में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करती है स्पाउस को कि उन्हें फर्दर टीचिंग का ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट की केयर कर रही है और क्लाइंट को क्या हो गया है, स्ट्रोक हो गया है। क्या हो गया है, स्ट्रोक हो गया है। स्ट्रोक क्या है, तो स्ट्रोक बोलूं या मैं बोलूं ब्रेन अटैक। क्या बोलूं, ब्रेन अटैक या हम बोले स्ट्रोक। तो स्ट्रोक बोलो या ब्रेन अटैक बोलो, जिसको हम जो है, होता क्या है इसमें, इसमें क्या हो जाती है, पेशेंट को जो ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और वहाँ के टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या हो जाता है, जो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ से क्या हुआ है, ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ है, वहाँ क्या हो जाते हैं, उसको फंक्शनिंग की क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लॉक ऑफ फंक्शनिंग हो जाता है और सेंसेशन लॉस हो जाते हैं बॉडी के। तब क्या है कि नीचे दिए गए में कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करेगा कि उनको टीचिंग जो है वो दोबारा देने का ज़रूरत पड़ेगा। टीचिंग समझ में नहीं है, ये पहला कह रहा है माई स्पाउस मे नॉट रिटर्न टू नॉर्मल फॉर सम टाइम। मेरे जो स्पाउस, मेरे जो पति है, वो क्या नहीं होंगे लंबे समय कुछ टाइम तक क्या नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है आई प्लान ऑन रिटर्निंग टू वर्क फुल टाइम एज सुन एज माई स्पाउस रिटर्न एम। मैं आई प्लान यानी कि मैं प्लान करूँ ऑन रिटर्निंग टू वर्क, काम से लौटने के, फुल टाइम, पूरे टाइम के बाद काम से लौटने की, जल्दी से जल्दी माई स्पाउस रिटर्न होम, कि मेरे पति जो है वो घर आ जाएंगे। तीसरा कह रहा है होम हेल्थ केयर विल हेल्प अस वंस माई स्पाउस इज डिस्चार्ज, कि जब मेरे पति यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या होगी, होम हेल्थ केयर की सहायता लेने का ज़रूरत होगा। तीसरा कह रहा है यू विल प्रोवाइड मी विद स्पोर्ट डिफ़िकल्टी दिस डिफ़िकल्ट टाइम, कि तुम्हें क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ में खड़े होना है, उनका साथ देना है इस मुश्किल टाइम में। तो क्या राइट रहेगा यहाँ, तो बी ऑप्शन जो है ये क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्यों, क्योंकि बी ऑप्शन कह रहा है कि आई प्लान टू रिटर्निंग टू वर्क फुल टाइम एज सुन एज माई स्पाउस रिटर्न होम, कि मैं क्या है प्लान करूँगी जल्दी से जल्दी क्या होंगे, मेरे पति जो है वो काम से घर लौटेंगे फुल टाइम करने के बाद। और तो ये बात जो है ये क्या है, गलत है कि इतना जल्दी जो है वो क्या है काम पे नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद क्या है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी बॉडी का कंप्लीट सेंसेशन जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द नर्स इज ऑन ए मेमोरी केयर यूनिट। एक नर्स क्या है, मेमोरी केयर यूनिट पर है। ए क्लाइंट इंसिस्ट ऑन लिविंग टू गो होम। एक क्लाइंट जो है क्या है कि वहाँ देखने को मिला कि वो जो है घर छोड़ ऑन लिविंग टू गो होम, कि वहाँ से घर जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू। नर्स क्या करेगी, नर्स को क्या करना है। तो पहला कह रहा है रिव्यूइंग द रियलिटी ओरिएंटेशन बोर्ड इन द क्लाइंट रूम, कि क्लाइंट के रूम के अंदर क्या करना है और रियलिटी ओरिएंटेशन बोर्ड लगाना है। दूसरा कह रहा है टेक द क्लाइंट टू द एक्टिविटी रूम टू इंटरेक्ट विद अदर। क्लाइंट को क्या करना है, एक्टिविटी रूम में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तीसरा कह रहा है कॉन्टैक्ट द क्लाइंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए मेडिकेशन एरर। कॉन्टैक्ट करना है क्लाइंट से, क्लाइंट के प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोई मेडिकेशन एरर के लिए। और चौथा कह रहा है प्रोवाइड द क्लाइंट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड सैंडविच, कि क्या करना है हमें, पेशेंट को
ग्लास ऑफ मिल्क प्रोवाइड कराना है और सैंडविच प्रोवाइड करानी है। तो यार राइट आंसर क्या रहेगा? तो ए आंसर जो है वो क्या होगा? राइट रहेगा कि पेशेंट को क्या कराना है? रिव्यू कराना है। किसके लिए? रियलिटी ओरिएंटेशन के लिए आप क्या कराएंगे? पेशेंट को ओरिएंट कराएंगे। ये बात जो है ये क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A client who is Muslim is refusing to eat food served to him by a नर्सिंग असिस्टेंट। एक क्लाइंट जो क्या है मुस्लिम है, रिफ्यूज कर रहा है खाना खाने से जो क्या किया गया है, सर्व किया गया है किसके द्वारा? नर्सिंग असिस्टेंट के द्वारा। द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग? नर्स को क्या करना चाहिए? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सेलेक्ट करिएगा। पहला कह रहा है कि अरेंज ए मील टाइम दैट विल अवॉइड प्रेयर टाइम, कि क्या करना है मील टाइम को, मील टाइम जो कैसे अरेंज करना है ताकि अवेयर टाइम से प्रेयर टाइम से बचा जा सके। दूसरा कह रहा है रिमूव फार्म रेज कैट फिश फ्रॉम द फूड ट्रे, क्या करना है जो फार्म से आई हुई कैट फिश है उनको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है फूड ट्रे से। तीसरा कह रहा है अरेंज विद द फैमिली फॉर हलाल फूड टू बी ब्रॉड फ्रॉम होम, अरेंज करना है उसकी फैमिली के साथ में जो फूड है हलाल फूड जो है उसके घर से मंगाना है। और चौथा कह रहा है डिलीवर फूड बाय ए नर्सिंग असिस्टेंट ऑफ दी सेम सेक्स, जो फूड डिलीवर करने वाला नर्सिंग असिस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम सेक्स का होना चाहिए। तो क्या राइट रहेगा यहाँ? तो पहला कह रहा है कि जो है ए ऑप्शन हमारा जो रहता है वो कह रहा है अरेंज ए मील टाइम दैट अवॉइड प्रेयर टाइम, यानी कि जो प्रेयर टाइम को अवॉइड करे। तो अरेंज करना है जो मील टाइम है उसको कैसे अरेंज करना है ताकि प्रेयर टाइम से बचा जा सके, इस तरीके से अरेंज करें। पहले बात सही है। दूसरा कह रहा है रिमूव फार्म फिश, तो ऐसा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि अरेंज द फैमिली फॉर हलाल फूड टू बी ब्रॉड फ्रॉम होम, कि उसकी फैमिली को हम बोलेंगे कि उसके लिए क्या करके दो? फूड अरेंज करके दो। तो जो है सही बात रहेगी। और चौथा कह रहा है डिलीवर फूड बाई ए नर्सिंग असिस्टेंट ऑफ द सेम सेक्स, कि जो फूड डिलीवर किया जाएगा वो सेम सेक्स के पर्सन के द्वारा, यानी कि अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट के लिए फीमेल असिस्टेंट होना चाहिए, और अगर मेल पेशेंट है तो मेल असिस्टेंट होना चाहिए, ताकि क्या हो प्राइवेसी बनी रहे पेशेंट की और जो है प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ए बी और डी जो है यहाँ क्या रहेंगे? राइट आंसर रहेंगे ए बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज टेकिंग केयर फॉर ए 12-year-old मेल हु सस्टेन 30% फुल थिकनेस बर्न ऑन हिज चेस्ट एंड आर्म 20 आवर एगो। एक नर्स केयर कर रही है किसका? 12-year-old मेल का, हु सस्टेन 30% फुल थिकनेस बर्न, जो सस्टेन हो रहा है कि जिसको क्या हो गया है? 30% फुल थिकनेस बर्न हो गया है। कहाँ पर? उसकी चेस्ट पे और आर्म्स पे। कब? 20 आवर्स एगो, 20 घंटे पहले। टू मेंटेन ऑप्टिमल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन किया गया ऑप्टिमल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के बाद द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? नर्स क्या एडमिनिस्टर करने के लिए एक्सपेक्ट करेगी? पहला कह रहा है लैक्टेट रिंगर, लैक्टेट रिंगर एडमिनिस्टर किया जाएगा। दूसरा कह रहा है D10W दिया जाएगा। तीसरा कह रहा है वहाँ प्लाज्मा एडमिनिस्टर किया जाएगा। और फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन यहाँ क्या कह रहा है? फोर्थ वन कह रहा है कि क्या करना है? नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करना है। तो क्या दिया जाएगा वहां पे? तो नॉर्मल सलाइन तो देंगे नहीं, तो और क्या दें? तो जो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या दे दो? लैक्टेट रिंगर दे दो। तो क्या दिया जाएगा? आरएल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा पेशेंट के अंदर हम क्या है कि जो है एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी, और एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या है? बर्न क्या है? एक एसिडोसिस का कंडीशन है, और एसिडोसिस की कंडीशन में आरएल जो रहता है वो फ्लूइड। तो हाँ एसिडोसिस की कंडीशन देखने मिलेगी। इसके अलावा जब हम बात करें तो क्या है कि अगर 24 आवर्स तक अगर फ्लूइड की बात करें तो मोस्टली हम क्या करेंगे? आरएल फ्लूइड जो वो बेस्ट रहता है। आरएल क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड क्या हुआ डैमेज होने की वजह से, टिश्यू के अंदर डैमेज होने की वजह से क्या हुआ है? जो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया। कहाँ आ गया है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया है। तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से क्या ना हो, स्किन की स्किन का ब्रेक डाउन वगैरह ना हो, और वो आसानी से क्या हो अपने एरियाज के अंदर शिफ्ट डाउन हो उसके, इसके लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे आरएल प्रोवाइड करेंगे।
आरएल को मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है आरएल, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ए यहाँ जो है ए जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज वर्किंग इन एन आउट पेशेंट पेन क्लिनिक हैज द अपॉर्चुनिटी टू टीच ए क्लाइंट विद क्रॉनिक बैक पेन। एक नर्स वर्क कर रही है आउट पेशेंट पेन क्लिनिक पे, और क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है टीच करने का। किसको? एक क्लाइंट को। और क्लाइंट किसके साथ में है? क्रॉनिक बैक पेन के साथ में है। अबाउट नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। उसको क्या करना है? जो क्रॉनिक बैक पेन के साथ में उसको जो है नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स। नीचे दिए गए में कौन सी ऐसी बात है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी, अप्रोप्रिएट रहेगी फॉर द नर्स, नर्स के लिए, टू इंक्लूड व्हेन टीचिंग, जब वह टीच करेगी तो उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नीचे दिए गए में से सिलेक्ट कीजिएगा। तो आउट पेशेंट पेन क्लिनिक पे नर्स को एक काम कर रही है, नर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है क्रॉनिक पेन वाले बैक पेन वाले पेशेंट को टीच करने का। तो कौन सा नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट काम में लिया जाएगा? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला कह रहा है म्यूजिक, दूसरा कह रहा है थेराप्यूटिक मसाज, तीसरा कह रहा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और चौथा कह रहा है रिलैक्सेशन। तो क्या किया जाएगा? तो क्या करेंगे? म्यूजिक दिया जाएगा। म्यूजिक क्या है? डाइवर्सनल थेरेपी आएगी। इसके अलावा थेराप्यूटिक मसाज की जाएगी, और रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाएगी। तो एक, दो और चार जो है ये तीनों की तीनों क्या रहेंगे? अच्छे आंसर रहेंगे। 1, 2 एंड 4 जो है क्या रहता है? अच्छा ऑप्शन रहता है। तो एक, दो और चार, म्यूजिक, थेरेप्यूटिक मसाज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स काम में ली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nurse working in an outpatient clinic has the opportunity to teach a client recently diagnosed with irritable bowel syndrome। एक नर्स वर्क कर रही है आउट पेशेंट क्लिनिक के ऊपर, जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिली है टीच ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोस विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक पेशेंट जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में डायग्नोस है, उस पेशेंट को क्या है? टीच करने के लिए एक नर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है आउट पेशेंट क्लिनिक के ऊपर। विच ऑफ फॉलोइंग टॉपिक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है टॉपिक है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा नर्स के लिए इंक्लूड करने के लिए? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नीचे दिए गए में से सिलेक्ट कीजिएगा। पहला कह रहा है डेली आइस्ड टी इनटेक। डेली क्या करेंगे? आइस और टी जो है टी के अंदर क्या जो है आइस्ड टी इनटेक करेंगे डेली। दूसरा कह रहा है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, उसको बोलेंगे कि स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक काम में लो। तीसरा कह रहा है लिमिट फ्लूइड, फ्लूइड को लिमिट करेंगे। और चौथा कह रहा है कि डेली क्या करेंगे? प्रोबायोटिक्स काम में ली जाएगी। तो क्या करेंगे? आइस टी देंगे, प्रोबायोटिक देंगे, लिमिट फ्लूइड करेंगे, या स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम काम में लिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? तो पेशेंट को जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कारण जो होता है, यानी कि एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, पर मोस्ट कॉमन कॉज की अगर बात करें तो यहाँ स्ट्रेस जो है वो कॉमन कॉज रहता है। और क्या करना है? स्ट्रेस को रिलीव करवाएं, और स्ट्रेस को रिलीव कराने के लिए स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक काम मिल जाएगी। इसके अलावा गट को हेल्थी रखने के लिए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि डेली क्या करो? प्रोबायोटिक्स लिए जाए ताकि गट क्या रहे? हेल्दी बनी रहे। तो यहाँ बी और डी जो है यहाँ क्या रहेंगे? राइट आंसर रहेंगे बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एल्डरली फीमेल क्लाइंट इन एन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी। नर्स केयर कर रही है, ए नर्स इज केयरिंग, एक नर्स केयर कर रही है एल्डरली फीमेल क्लाइंट की। एल्डर फीमेल क्लाइंट है इन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी हु हैज ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। और उसके अंदर क्या हो गया है? जो एल्डर लेडी है जो उसकी केयर दी जा रही है, तो उसके अंदर क्या हो गया है? एज के साथ साथ एज की वजह से उसमें क्या हो गया है? मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया है। मैक्यूलर डिजनरेशन यानी कि ये क्या का प्रॉब्लम है? आई का प्रॉब्लम है। मैक्यूलर वर्ड कहाँ से आया? मैक्यूला पार्ट से आया। मैक्यूलर वर्ड जो है ये मैक्यूला, और मैक्यूला क्या है? तो मैक्यूला डेंसा एक पार्ट है किसके अंदर? आई के अंदर, जहाँ से क्या है उस पार्ट जो कहाँ होता है? रेटाइना के ऊपर प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ क्या है? इस पार्ट के अंदर क्या हो गया? डी जनरेशन हो गया है। और डी जनरेशन हो गया तो उस कंडीशन में कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? पहला कह रहा है प्रोवाइड रिटर्न मटेरियल टू एक्सप्लेन मेडिकेशन।
मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए रिटर्न मटेरियल देना होगा। दूसरा कह रहा है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट व्हेन एड्रेसिंग हर, क्लाइंट के फ्रंट में खड़ा होना है जब आप उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तीसरा कह रहा है लिमिट रूम लाइटिंग टू क्रिएट ए रिलैक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए रूम के अंदर लाइटिंग को लिमिट कीजिए। और चौथा कह रहा है एनकरेज यूज ऑफ रेडियो एंड सीडी, जो रेडियो और सीडी है उनके यूज को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ, राइट आंसर क्या रहेगा, तो क्या करना है, रेडियो और सीडी को क्या करना है, एनकरेज करना है। क्या करना है, रेडियो और सीडी को एनकरेज करना है। क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी। डी क्या है यहाँ, तो क्या रहेगा यहाँ, डी ऑप्शन रहेगा। क्या करना है, एनकरेज करना है किसको, रेडियो और सीडी वगैरह को। रिटर्न मटेरियल टू एक्सप्लेन मेडिकेशन, ऐसा क्यों, तो जो है ये नॉर्मल साइज तो है, उससे उस पेशेंट जो है वो रीड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा साइज वाला चाहिए होता है। एक्स्ट्रा साइज जो है वो रीड कर सकता है, तो एक्स्ट्रा साइजेबल चाहिए होता है। दूसरा कह रहा है स्टैंड इन फ्रंट, तो फ्रंट में नहीं खड़ा होना आता है, साइड में खड़ा होना आता है, लेटरली खड़ा होना आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वजह से उसका क्या हो गया है, सेंट्रल विजन जो उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। सेंट्रल विजन क्या है, पेशेंट का लॉस हो चुका है। तीसरा कह रहा है लिमिट रूम लाइटिंग, लिमिट नहीं करना होता है, लाइटिंग जो है वो ब्राइट लाइट काम में लेनी होती है, ब्राइट लाइट बोलूँ या हेलोजन वाली जो लाइटें आती है आजकल, वो काम में लेनी होती है, ताकि उसको क्या हो, दिखाई दे इसके अच्छे से, है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, डी आंसर जो है वो राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स वर्किंग इन एन आउट पेशेंट क्लिनिक इज पर प्रिपेयरिंग टू टीच इंसुलिन इंजेक्शन, एक नर्स क्या कर रही है, आउट पेशेंट क्लिनिक पे प्रिपेयर कर रही है टीच करने के लिए, क्या, इंसुलिन इंजेक्शन टू एन एल्डरली मेल क्लाइंट, एक एल्डरली मेल क्लाइंट को इंसुलिन इंजेक्शन देने के लिए टीच कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। द elderly who is hard of hearing yet refuses to wear prescribed earhead, कौन सी ऐसी जो बात है एल्डर मेल के लिए जो उसको क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग है और वो रिफ्यूज कर रहा है किसके लिए, टू वियर प्रिस्क्राइब हियरिंग एड, की वो हियरिंग एड नहीं पहनेगा और उसको कम सुनाई देता है और उसको इंसुलिन इंजेक्शन के लिए टीचिंग देना है। विच ऑफ फॉलो, तो नर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है आउट पेशेंट क्लिनिक में, प्रिपेयर कर रही है टीच करने के लिए एक क्लाइंट को इंसुलिन के लिए, और क्लाइंट क्या है, एल्डर क्लाइंट है, और उस क्लाइंट को क्या है कि थोड़ा कम सुनता है, यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग है, ऊंचा सुनता है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, हियरिंग एड को पहनने से मना कर रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज, कौन सी ऐसी नीचे दिए गए में से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जो क्या करेगी, नर्स यूज करेगी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, ये बताना है आपने। पहला ऑप्शन कह रहा है स्पीक इन हाई पिच वॉइस, की हाई पिच वॉइस में बोलेंगे। दूसरा कह रहा है यूज साइन लैंग्वेज, साइन यानी कि इशारों में बातें की जाएंगी। तीसरा कह रहा है इंश्योर द रूम इज वेल लाइट, कि रूम के अंदर क्या होनी है, देखेंगे कि रूम जो है वो वेल लाइट नहीं होना चाहिए, पता करेंगे। और चौथा कह रहा है रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को टच करने से मना करेंगे। तो क्या करना है यहाँ, तो पहला कह रहा है कि स्पीक इन हाई पिच वॉइस, कि हाई पिच वॉइस में बोलेंगे, और अगर हाई पिच वॉइस में जो है बोलेंगे, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर जो काफ़ी तरीके के वॉइस लॉस, सॉरी हियरिंग लॉस होते हैं। अगर पेशेंट में क्या है, हायर पिच टोन लॉस है ना, अगर पेशेंट क्या है कम्प्लीटली ईयरिंग लॉस है, और हम अगर हाई पिच में बोलेंगे तो भी हो सकता है कि उसमें सुनाई ना दे, हाई पिच वॉइस भी क्या हो सकती है, वॉइस भी ना सुनाई दे, और हमारी टोन क्या हो सकती है, जो है हाई पिच वॉइस टोन क्या हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। दूसरा कह रहा है यूज साइन लैंग्वेज, कि साइन इशारों इशारों में उससे क्या की जाए, बातें की जाए, और इशारों इशारों में बातें की जाए, तो हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो सारी बातें जो है वो ना समझे, और इस तरीके की अगर इस तरीके से हम साइन लैंग्वेज में उसको समझाएंगे, तो पेशेंट क्या हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि इंश्योर द रूम इज वेल लाइट, हाँ ये बात सही है कि रूम को क्या करेंगे, वेल लाइटनिंग करके रखेंगे,
प्रॉपर लाइटनिंग अलाउ करेंगे ताकि हमें क्लाइंट का फेस जो है वो अच्छे से दिख सके, हम क्लाइंट को अच्छे से देख सकें और कम्युनिकेशन बना सके। लाइट क्या होनी चाहिए, वेल लाइटनेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल लाइटनेड होना चाहिए, ताकि क्या है, कम्युनिकेशन क्या हो, इफेक्टिव हो। क्या हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चौथा कह रहा है रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को टच करने से मना करेंगे। तो क्वेश्चन को क्या है कि जेंटली टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम जेंटली टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टच नहीं करना है। हाँ, जेंटली टच किया जा सकता है पेशेंट को, पर क्लाइंट को पता होना चाहिए कि वह कहाँ पर है ना। तो जेंटली हम क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो सी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टूडेंट नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द क्लाइंट फर्स्ट डोज ऑफ टेट्रासाइक्लिन वाइल द चार्ज नर्स ऑब्जर्व। एक स्टूडेंट नर्स प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर करने के लिए क्लाइंट को फर्स्ट डोज ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन की पहली डोज लगाने के लिए। वाइल द चार्ज नर्स ऑब्जर्व, जब चार्ज नर्स ने ऑब्जर्व किया। व्हाट स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट नर्स प्रॉम्प्ट द चार्ज नर्स टू प्रोवाइड फर्दर टीचिंग। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट नर्स जो है, जो चार्ज नर्स को फर्दर टीचिंग देने, फर्दर टीचिंग के बारे में प्रोवाइड करवाएगी। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला कह रहा है टेट्रासाइक्लिन में बी गिवन विद ग्रेप फ्रूट जूस, की टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ दिया जाता है, ग्रेप फ्रूट जूस के साथ में दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आफ्टर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन द क्लाइंट शुड वेट 2 आवर बिफोर ईटिंग, कि टेट्रासाइक्लिन देने के बाद क्लाइंट को क्या करना है, 2 घंटे तक वेट करना है खाना खाने से पहले, है ना। तीसरा कह रहा है इट शुड बी गिवन विद कॉशन इन क्लाइंट विद लीवर और रीनल डिसफंक्शन, कि जिन क्लाइंट में क्या रहता है, लीवर और रीनल डिसफंक्शन रहता है, उनके अंदर उनमें कॉशन के साथ देनी होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देना होता है। चौथा कह रहा है द क्लाइंट में हैव एन एंटासिड along with the tetracycline if it causes GI अपसेट, कि क्लाइंट उसको क्या है कि हम किसके साथ देनी होती है, एंटासिड के साथ में देनी होती है। नहीं तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, जीआई अपसेट करती है। क्या करती है, जीआई अपसेट करती है। और पांचवा कह रहा है इट शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, अगर इसको खाली पेट लिया गया एटलीस्ट 1 आवर बिफोर मील विद ग्लास ऑफ मिल्क, अगर हम इसको खाली पेट रह रहे हैं तो कम से कम खाने से 1 घंटे पहले, और किसके साथ लेनी है, ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में लेनी होती है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है कि इसको क्या करना होता है, एंटासिड के साथ लेना होता है, नहीं तो जी अपसेट करती है। और अगर खाली पेट ले रहे हैं तो खाने से कम 1 घंटे पहले और ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में लें। इन बातों पे क्या करना है, आपने जो है फर्दर टीचिंग देने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ में दिया, टेट्रासाइक्लिन को अगर आप एंटासिड के साथ में दे रहे हैं और एंटासिड के साथ में दिया, तो एंटासिड क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगी। क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करेगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। और एब्जॉर्प्शन में क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन है, इसको अगर आप खाने के साथ दें, फूड के साथ दे रहे हैं, मिल्क के साथ में दे रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट के साथ में दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इसके अब्जॉर्प्शन में क्या करती है, इंटरफेरेंस कॉज करती है। क्या कॉज करेगी, इंटरफेरेंस। तो क्या है कि जो अगर हम क्या करेंगे, इसको एंटासिड के साथ देंगे तो भी क्या करेगी, या जो है एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करती है। इसके अलावा फूड के साथ दे रहे हो, मिल्क के साथ दे रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट के साथ में दे रहे हो। इसके अलावा एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसके अलावा और क्या क्या रहता है, तो आपका एल्यूमिनियम रहता है कैल्शियम है ना। जो आपका है मैग्नीशियम है, ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। मैग्नीशियम ये भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं,
डिक्रीज करने का काम करते हैं। जो ग्रेप फ्रूट जूस है ये कोई इंटरफेयर नहीं करता है टेट्रासाइक्लिन के साथ में। और हम क्या कर सकते हैं, अगर जो है खाने से 1 से 2 घंटे पहले क्या है इसके साथ में दिया जा सकता है। तो ये बात सही थी कि क्या करता हो टेट्रासाइक्लिन को ग्रेप फ्रूट जूस के साथ दे दो, तो इस चीज़ में कोई अर्ज नहीं थी। ये बात तो सही है, इस पर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत नहीं था। हमें तो ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी बात है जिसपे क्या है कि प्रॉम्प्ट यानी कि दोबारा से चार्ज नर्स को स्टेटमेंट के बारे में बताएगी, फर्दर टीचिंग की जरूरत पड़ रही है इन बातों के बारे में, है ना। और टेट्रासाइकिल लेने के बाद 2 से 3 घंटे खाने के लिए वेट करना, तो ये बात भी सही है। और जिसके अंदर क्या होती है, अगर किसी पर्सन को क्या है रीनल डिसफंक्शन है या लीवर फंक्शन है डिसफंक्शन है, या किसी को जो है ब्लड मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम है, तो उस क्लाइंट में हमें कॉशन के साथ काम में लेना होता है और ब्लड मॉनिटरिंग करनी होती है। ये बात सारी की सारी सही रहती है। तो डी और ई यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी एंड ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट इन एन इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट। नर्स केयर कर रही है, ये केयर कर रही है ग्रुप ऑफ क्लाइंट की इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट के अंदर। द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ द कंडीशन लिस्टेड आर रिक्वायर टू बी रिपोर्टेड बाय द CDC। कि एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है किसकी, ग्रुप ऑफ क्लाइंट की जो इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट के अंदर है। नर्स समझ चुकी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लिखी लिस्टेड है और जिसकी ज़रूरत है रिपोर्ट करने के लिए बाई CDC। CDC क्या है, CDC क्या रहता है, तो CDC का मतलब है, तो CDC क्या है, तो CDC का फुल फॉर्म रहता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC, और CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो CDC के द्वारा कौन सी ऐसी है जो जिसकी ज़रूरत है रिपोर्टेड है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सिलेक्ट कीजिएगा। पहला कह रहा है टेटनस, दूसरा कह रहा है स्कारलेट फीवर, तीसरा कह रहा है क्लेमीडिया, चौथा कह रहा है लाइम डिजीज और पांचवा कह रहा है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो CDC के द्वारा लिस्टेड है और नर्स समझ चुकी है। तो जो टीटेनस है, टिटनस, इसके अलावा क्लीमाइडिया और जो लाइम डिजीज़ है, ये चारों की, ये तीनों की तीनों जो है ये CDC के अंदर क्या रहती है, लिस्टेड है और इनके बारे में नर्स समझ चुकी है, ये राइट बात रहती है। क्योंकि ये क्या है, जो जो टिटेनस है, क्लेमिडिया और लाइम डिजीज़ है, इनको क्या किया गया है, रिपोर्टेड डिजीज़ के अंदर रखा है CDC ने, है ना। और होने का कारण है कि ये इनकी सीरियसनेस है ना। इनका ऐसा होने का कारण क्या है, तो इनका CDC का ऐसा करने का कारण क्या है, तो ऐसा करने का कारण इनकी सीरियसनेस है। ड्यू टू देयर सीरियसनेस, उनकी सीरियसनेस की वजह से ऐसा होता है कि ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर है। इसलिए CDC ने इनको क्या रखा, अपने जो है रिपोर्टेड करके रखने की ज़रूरत रखी है, रिपोर्ट करके रखा। तो सीरियसनेस, इसके अलावा इनमें रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा रहती है। इनकी क्या है, रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा है, रिस्क ऑफ डेथ है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो डिजीज़ है ये एक से दूसरे में आसानी से फैल सकती है और ईज विद is with they spread with which they spread। और क्या कर सकते हैं, आसानी से ये क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ फैला सकते हैं। इसके अलावा अगर जो टिटेनस है, इस टिटेनस को अगर क्या ना की जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो ट्रीट ना करने पे ये क्या कॉज कर सकता है, लैरिंगोस्पाज्म कॉज करता है। क्या हो जाता है, लैरिंगोस्पाज्म देखने मिलता है। सिम्टम की अगर बात करें क्या क्या देखने मिलता है, यहाँ सीरियस कैसे है, तो जैसे टिटेनस है, तो इसको अगर हम क्या ना करें, ट्रीट ना करें, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैरिंगोस्पाज्म होगा, पेशेंट को न्यूमोनिया हो जाएगा, न्यूमोनिया होगा, पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में चला जाएगा, पल्मोनरी एडिमा में जाएगा, सॉरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जाएगा, एम्बोलिज्म। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए जो टिटेनस है ये सीरियस डिजीज़ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि क्लेमीडिया कैसे, तो क्लेमीडिया के बारे में अगर बात करें, तो क्लेमीडिया जो रहता है, अगर इसको क्या है, अगर हमने क्या नहीं किया, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम से,
तो ये क्या कर देती है, जो वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको क्या कर देती है, परमानेंटली डैमेज कर देती है। क्या करती है ये मे डैमेज परमानेंटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कर देती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर देती है। और क्या इसके अलावा और क्या कर सकती है, इसके अलावा जो है ये क्या करती है, जो फैटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कॉज कर सकती है। और इसके साथ साथ इसकी क्या संभावना रहती है, पोटेंशियली ये क्या कॉज कर सकती है, संभावना किसकी रहती है, पोटेंशियली में कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कॉज कर सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कॉज कर सकती है। और जो भी क्या रहेगी, बहुत फैटल कंडीशन वाली रहेगी, फैटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कॉज कर सकते हैं। कौन, क्लेमीडिया। वहीं अगर हम बात करें लाइम डिजीज़ की, और लाइम डिजीज़ जो है ये कैसे फैलती है, तो लाइम डिजीज़ जो है ये किसी ऑर्गन से बॉडी में फैलती है, और बॉडी से फैलने के बाद ये ब्रेन को, हार्ट को और नर्वस सिस्टम को क्या करती है, कंप्लीट परमानेंटली डैमेज कर देती है ना। तो लाइम डिजीज़ क्या है, तो लाइम डिजीज़ जो है ये भी क्या रहती है, सीवियर डिजीज रहती है। किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, ऑर्गन में जाती है, ऑर्गन से हमारी बॉडी में फैलती है, और बॉडी से कहाँ चली जाती है, ब्रेन और हार्ट में जाती है, ब्रेन और हार्ट के अंदर। और ब्रेन और हार्ट में जाके इनको क्या कर देती है, परमानेंट डैमेज कर देती है। क्या कर देती है इनको, परमानेंट डैमेज कर देती है, परमानेंट इनका क्या कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। कौन, लाइम डिजीज, किसका, ब्रेन और हार्ट का, और पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम परमानेंट क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, बहुत खतरनाक कंडीशन है। इसके अलावा जो आपका स्कारलेट फीवर और ग्रुप ए, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इनको सीडीसी के गाइडलाइन के अनुसार रिपोर्टेड नहीं किया गया है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो द नर्स एडमिनिस्टर ciprofloxacin to a client and then realize that the client is allergic to the medication। एक नर्स एडमिनिस्टर कर रही है सिप्रोफ्लोक्सासिन एक क्लाइंट को, और रियलाइज किया कि क्लाइंट को क्या हो गया, एलर्जी हो गई है किससे, मेडिसिन से। व्हाट नर्सिंग एक्शन इज द प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। कौन सा नर्सिंग एक्शन इसके लिए प्रायोरिटी रहेगा। पहला कह रहा है इंड्यूस वॉमिटिंग, उसको बोलेगी वॉमिटिंग कर दो। दूसरा कह रहा है कंप्लीट, दूसरा कह रहा है ऑब्टेन द क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट के वाइटल साइन लेगी। तीसरा कह रहा है कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, क्लाइंट की इंसिडेंट रिपोर्ट जो है उसको कंप्लीट करेगी। और चौथा जो है वो कह रहा है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये बात सही है कि अगर एलर्जी पता लग गया है कि ये सस्पेक्ट हो रहा है कि यहाँ एलर्जी कंडीशन होगी है, तो तुरंत क्या करना है, एचसीपी को इन्फॉर्म करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट टेकिंग क्लोरडाइजेपोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड। एक नर्स जो है क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है, और क्लाइंट क्या ले रहा है, क्लोरडाइजेपोक्साइड लिब्रियम टैबलेट ले रहा है, जो कि साइकोफार्मेकोलॉजी के लिए फार्मा में पढ़ते हैं। कैसी डिजीज जो है कौन सी कैटेगरी की दवाई रहती है, तो ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की दवाई रहती है, बेंजोडाइजेपिन, है ना। पूछा जा रहा है कि कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो देखने को मिलेगा, सबसे ग्रेटेस्ट कंसर्न पे देखने मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे देखने मिलेगा। जो पर्सन क्या ले रहा है, क्लोरडाइजेपोक्साइड लिब्रियम, उसमें पहला कह रहा है हिकअप्स, हिचकी आएगी। दूसरा कह रहा है लिथार्जी होगा। तीसरा कह रहा है ड्राउजीनेस होगा। और चौथा कह रहा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है इसको हम किस पे रखेंगे, ग्रेटेस्ट कंसर्न पे रखेंगे, है ना। और इसको क्या है कि अगर क्या है कि अगर पेशेंट को गया आप क्लोराइड इपॉक्साइड दे रहे हैं और उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे, तो ये क्या कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, पेशेंट की जान तक जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जबकि हिकअप्स है, लिथार्जी है या ड्राउजीनेस जो है, ये आपकी क्या रहते हैं, ये जानलेवा कंडीशंस नहीं है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है ना। कॉमन साइड इफेक्ट है, ये क्या है, ये कॉमन है, कॉमन साइड इफेक्ट है, जानलेवा नहीं है। कौन सी कैटेगरी की है ये,
एंटी एंजाइटी बोलूँ या एंजियोलाइटिक मेडिसिन है, एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक। और एंटी एंजाइटी एंजियोलाइटिक में कौन है ये, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी रहती है। क्या रहती है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की दवाई रहती है, बेंजोडाइजेपिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nurse, a client has a nitroprusside drip infusing at 0.3 mcg per kg per minute। एक क्लाइंट जिसको नाइट्रोप्रोसाइड का ड्रिप चल रहा है, इन्फ्यूज किया जा रहा है 0.3 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से। द कंसनट्रेशन इज 50 mg नाइट्रोप्रोसाइड इन 250 ml। कंसनट्रेशन जो है वो 50 mg नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो कितने में है, 250 ml में है। द क्लाइंट वेट 70 kg, और क्लाइंट का वेट जो है वो कितना है, 70 kg है। व्हाट विल द आईवी इन्फ्यूजन रेट, आईवी इन्फ्यूजन रेट कितना होगा ये बताना है। तो हमें क्या दिया गया है, नाइट्रोप्रोसाइड दिया गया है कि 0.3 mcg पर kg के हिसाब से इन्फ्यूज कर रहे हैं। उसका कंसंट्रेशन जो है वो 50 mg है 250 ml के अंदर। क्लाइंट का वेट 70 kg है, और हमें क्या बताना है, इन्फ्यूज़न रेट बताना है कि इन्फ्यूज़न रेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होगा, हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे। और फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला रहेगा कि हमें जो है, क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, तो देखिएगा निकालते हैं। तो एम एल पर आवर के हिसाब से हमने क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला रखना है, एम एल पर आवर निकालना है। और एम एल पर आवर के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे। और क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, तो हम जो हमारे पास ड्रग है उसके अमाउंट को निकालेंगे, कितने अमाउंट में जा रही है उसके साथ रखेंगे। तो देखते हैं, चलिएगा। तो हमारे पास क्या है, एक वैल्यू तो जो दी हुई है, एक वैल्यू हमारे पास जो है वो तो किस में है, एमसीजी में। और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके अंदर है, एमजी के अंदर है। तो अब हमें पहले तो क्या करना होगा कि दोनों वैल्यू को एक जैसा करना होगा। यहाँ जो दिया गया है वो 0.3 mcg पर केजी पर मिनट के हिसाब से। और इस 0.3 mcg पर केजी पर मिनट को अगर लिखे तो हमें जो है पर मिनट, यानी कि हमने एक घंटे का हमें किसके अंदर निकालना है, हमें तो आवर्स के अंदर बात करनी है। और आवर्स के अंदर बात करनी है तो हमें क्या करना होगा, आवर्स बनाना होगा इसको। इसके साथ साथ क्या है, ये 1 kg का है और हमें कितने का चाहिए, तो जितना पर्सन का वजन है, और पर्सन का वजन हमारे पास कितना है, 70 kg है। तो हम क्या करेंगे, 0.3 इंटू 70 इंटू 60, इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। और डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास क्या है, एम जी है। और इस एम जी को हमें, या तो इस एम जी को हम किस में बदलें, एम सी जी में बदलें, या हम क्या कर लें, जो हमारे पास ये एम सी जी है इसको हम क्या कर लें, एम जी बनाएं। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर हम क्या करें, इस एम सी जी को, अगर हम क्या करें, इस एम जी को एम सी जी में कन्वर्ट करें, और एम जी को जब एम सी जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से वैल्यू बनाना है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई, हमें दिया गया था कि 0.3 एम सी जी है और पर के जी पर मिनट, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है कि 50 एम जी है, और 50 एम जी कितने में है, 250 एम एल में, कितने एम एल में है, 250 एम एल में। और इस 250 एम एल को हमें क्या करना होगा, पर एम एल में कितना एम जी होगा वो निकालना होगा। क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, 0.3 जो है वो क्या है, पर के जी के हिसाब से है ना। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, पर एम एल के हिसाब से निकालना होगा। और पर एम एल जब हम निकालेंगे तो 250 में 50 का डिवाइड करेंगे, और 50 से डिवाइड करेंगे तो 50/250 होगा। यानी ये कितना है, तो 250 में कितना, और 1/5 जो है यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। और 1/5 को हम 0.20 एम जी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू आए, दो वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आया
कि एक पेज जो है 0.3 mcg और दूसरी वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई 0.2 mg। तो 0.3 mcg और 0.2 mg दो बातें सामने आई। अब इन दोनों बातों को हमें क्या करना होगा, इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या करनी होगी, हमें सेम करनी होगी, एक mcg में एक mg में। और जब दोनों को सेम करेंगे तो अगर mg को mcg में कन्वर्ट करें, अगर mg को क्या करें mcg में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और जब 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 200 mcg आ जाएगा, कितना mcg 200 mcg आ जाएगा। और अब हम क्या कर लेंगे, इन वैल्यू को फॉर्मूला में रखेंगे। और जब इनको फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास क्या है कि 0.3 इंटू 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 200, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। और यहाँ जब हमने इनको इस तरीके से रखा और जब इनको देखा तो यहाँ जो अगर बात करें तो एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10। तो 3 × 7 × 6 बटे 2 × 10 और 3 × 7 = 21, है ना। और या ऐसे कर सकते हैं 3 × 42/2 × 10। और 42 को अगर 3 से करें तो कितना आ जाएगा 1260 बट 126, सॉरी 126/2 × 10। और इस 10 को यहाँ काट के हम कितना कर सकते हैं, यहाँ 1260 कर सकते हैं। और ये क्या रह जाएगा 2। और अगर इसको हम डिवाइड करें तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 7 ml/h क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितना 7 ml/h क्या रह जाएगा वैल्यू होगा। तो ये क्या हो गया कितना आ गया 7 ml/h की इन्फ्यूजन रेट से हम क्या कर देंगे उसको फ्लूइड दे दिया जाएगा 7 ml/h, 7 ml/h। दूसरा क्वेश्चन है द नर्स हैज एन ऑर्डर टू गिव 1000 ml ऑफ 0.9% NS, 1000 ml देना है NS 20 MEQ ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ओवर 8 आवर। उसमें क्या है 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड डाला गया है, जिसको क्या करना है 8 घंटे में ख़त्म करना है। द IV सेट एज ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15, IV सेट का ड्रॉप फैक्टर जो है वो कितना है 15 है। हाउ मैनी GTT पर मिनट शुड द क्लाइंट रिसीव, 1 मिनट में कितनी GTT दी जाएगी ये हमें बताना है। क्वेश्चन हमारे पास है फ्लूइड कितना 1000 ml, सॉरी। तो फ्लूइड कितना, तो फ्लूइड है हमारे पास 1000 ml है। एक हजार एम एल फ्लूइड है, ड्रॉप फैक्टर कितना है 15 और कितने टाइम में कंप्लीट करना है 8 घंटे में पूरा करना है। और हमें क्या निकालना है, हमें GTT पर मिनट निकालना है, यानी कि ड्रॉप पर मिनट निकालना है। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल फ्लूइड इन ml, टोटल फ्लूइड इन ml बटे टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर, इंटू क्या ड्रॉप फैक्टर। और इस फॉर्मूला में अगर रखें तो क्या होगा, तो हमने कहा कि 1000 ml फ्लूइड है इंटू डिवाइडेड बाई क्या, तो डिवाइड में हमें बोला गया है कि जो है हमारे पास कितना है तो 8 घंटे। और हमें क्या निकालना है ड्रॉप पर मिनट निकालना है, तो ड्रॉप पर मिनट निकालेंगे तो 8 × 60 और इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 15। और अगर इसको हम डिवाइड करें तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से यहाँ क्या आ जाएगा 250, है ना। और 8 से जब इसको करोगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, पीछे 10 रह गए 8 और उसके बाद 8 है 8, है ना। तो लगभग कितना आएगा 31 ड्रॉप आएगा, कितना आएगा 31 ड्रॉप पर मिनट,
तो क्या देंगे, 31 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से क्या कर देंगे यहाँ पे जो है फ्लूइड जो है उसको क्या है अगर लगाएंगे तो 8 घंटे में 1000 ml जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्यूज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nurse has an order to give 500 ml of 0.5% NS over 12 hours. The IV set drop factor of 10. How many GTT per minute? ठीक सेम क्वेश्चन। एक 500 ml NS देना है, 12 घंटे के अंदर देना है 10 ड्रॉप फैक्टर के हिसाब से। तो क्या है, सेम फॉर्मूला रहेगा, GTT पर मिनट बराबर टोटल फ्लूइड इन ml बटे टाइम इन मिनट इंटू ड्रॉप फैक्टर। और जब इसको कट करेंगे तो 6 और 500/72, और 72 से अगर इसको डिवाइड करें तो 36, 250, फिर काट दें 18, 125, फिर काट दें 9, 62.5, और फिर अगर इसमें डिवाइड करें 62.5 को 9 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो जो है यानी कि लगभग क्या दे देंगे हम, 7 GTT पर मिनट के हिसाब से। कितना, 7 GTT पर मिनट के हिसाब से अगर देंगे तो कितने टाइम में, तो 12 घंटे में 500 ml जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 GTT पर मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज मॉनिटरिंग द लैब ऑफ क्लाइंट एडमिटेड विद वायरल हेपेटाइटिस। नर्स मॉनिटर कर रही है लैब वैल्यू को, क्लाइंट एडमिटेड हुआ है किसके साथ, वायरल हेपेटाइटिस के साथ में। विच ऑफ फॉलोइंग लैब फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फॉर दिस क्लाइंट। नीचे दी गई में कौन सी लैब फाइंडिंग जो है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी क्लाइंट के लिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला करा है डिक्रीज ALT, जब वायरल हेपेटाइटिस है तो ALT का लेवल कम होगा ऐसा। Which of following lab finding would the nurse expect for this client? Decrease ALT level। दूसरा कह रहा है increase AST level। तीसरा कह रहा है elevated ammonia level। चौथा कह रहा है लो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। और पांचवा कह रहा है शॉर्टनर्ड प्रोथ्रोम्बिन लेवल। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ALT लेवल तो होगा कम, एलानिन ट्रांसफरेज। जो AST है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, जब वायरल हेपेटाइटिस होगा तो उस कंडीशन में अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिल सकता है। और प्रोटीन का लेवल क्या होगा, बॉडी में कम देखने को मिलेगा। बट प्रोथ्रोम्बिन के टाइम के साथ में क्या नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। क्या होता है, प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग होता है। इसलिए यहाँ क्या रहेगा, A, B, C और D चारों के चारों क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nurse is talking to a client and his family about hepatitis। नर्स बात कर रही है उस क्लाइंट की फैमिली के साथ में, किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई ए फैमिली मेम्बर इंडिकेट। कौन सा ऐसा नीचे दिया गया स्टेटमेंट है जो फैमिली मेम्बर को इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड समझने के लिए क्या, नर्स की टीचिंग को सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सिलेक्ट करना है। पहला कह रहा है हेपेटाइटिस डी ओनली अकर विद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी सिर्फ किसके साथ में होता है, हेपेटाइटिस बी के साथ में होता है। दूसरा कह रहा है हेपेटाइटिस ए कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। हेपेटाइटिस ए जो है वो साल की कभी भी दिन हो, किसी भी दिन हो सकता है। तीसरा कह रहा है हेपेटाइटिस डी इज ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। हेपेटाइटिस डी जो है वो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है। चौथा कह रहा है हेपेटाइटिस ए कैन बी स्प्रेड बाई अनकुक्ड शेलफिश एंड कंटामिनेटेड वाटर और मिल्क। कि हेपेटाइटिस ए जो है वो अनकुक्ड शेलफिश समुद्री मछली से और कंटामिनेटेड वाटर मिल्क से हो सकता है। पांचवा कह रहा है हेपेटाइटिस बी स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग डर्टी निडल, इन सभी से होता है। तो क्या होगा यहाँ,
तो हेपेटाइटिस डी और बी दोनों जो है एक साथ देखने को मिल सकते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में देखने को मिल जाते हैं। दूसरा कह रहा है हेपेटाइटिस ए साल के किसी भी दिन हो सकता है, तो ये बात सही है, साल के किसी भी दिन हो सकता है। तीसरा कह रहा है हेपेटाइटिस डी कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है, ये कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होता है, फीकोरल रूट से नहीं फैलता है। तो फीकोरल रूट से कौन फैलता है, तो ए और ई जो है ये क्या होते हैं, फीकोरल रूट से फैलते हैं। बाकी सारे के सारे ब्लड और बॉडी सिक्रीशन से फैलते हैं, तो जो है डी यहाँ राइट रहेगा। और ई हेपेटाइटिस बी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट ब्लड और बॉडी फ्लूइड से और डर्टी निडल को शेयर करने से होता है, ये बात सही है। तो ए बी डी और ई चारों का चारों बातें क्या है, सही रहेगी, ए बी डी ई, एक दो चार और पाँच नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैज सुप्राटेंटोरियल क्रानियोटोमी टू रिमूव ए ट्यूमर। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसका क्या किया गया है, सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी की गई है। क्या की गई है, सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी की है, किसके लिए, ट्यूमर को निकालने के लिए। द नर्स विल इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट के प्लान ऑफ केयर के अंदर, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सिलेक्ट कीजिएगा। पहला कह रहा है चेक द ड्रेसिंग एवरी 8 आवर फॉर एक्सेसिव ड्रेनेज। दूसरा कह रहा है असेस द प्यूपिल फॉर साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का एग्जामिनेशन करने के लिए एसपीओ2 को लेवल सॉरी प्यूपिल्स के लेवल को चेक करना होता है, प्यूपिल को। तीसरा कह रहा है पोजिशन क्लाइंट फ्लैट विद द हेड रोटेटेड अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइड, कि क्या कर देंगे, क्लाइंट को फ्लैट पोजिशन देंगे और उसके हेड को रोटेट कर देंगे दूर की तरफ सर्जिकल साइड से, ऐसा नहीं करते, न्यूट्रल पोजिशन में रखते हैं, सेंटर में रखा जाता है। तीसरा कह रहा है चौथा कह रहा है मॉनिटर द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्लाइंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है, और इंक्लूडिंग रेट एंड पैटर्न और ब्रीथिंग, और पैटर्न और ब्रीथिंग को मॉनिटर करना है, ये बात सही है। पांचवा कह रहा है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द ड्रेसिंग इज सैचुरेटेड और द क्लाइंट हैज मोर देन 50 ml ऑफ ड्रेनेज, कि नोटिफाई करना है किसको, एचसीपी को, यदि क्या है ड्रेसिंग सैचुरेटेड और की है और क्या हो रखा है 50 ml से ज़्यादा ड्रेनेज आ रखा है 8 घंटे में, तो क्या है नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो ये बात सही है। क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीड उतार हुआ तो क्या हो गया, हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। तो बी डी और ई जो है यहाँ क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे बी डी और ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नर्सिंग स्टूडेंट इज असाइन टू ए क्लाइंट विद एन एंडोट्रैकियल ट्यूब ऑन वेंटिलेटर। एक नर्सिंग स्टूडेंट असाइन किया गया है क्लाइंट के द्वारा, असाइन ऑन टू ए क्लाइंट, नर्सिंग स्टूडेंट को एक पेशेंट दिया गया है एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ में, वेंटिलेटर पर है। अपॉन एंटरिंग द क्लाइंट्स रूम, जैसे ही क्लाइंट के रूम में एंटर करते हैं, द प्राइमरी केयर नर्स इज अल्टर्ड बाई ऑब्जर्विंग विच ऑफ फॉलोइंग। प्राइमरी केयर नर्स जो है वो क्या हो गई है, अलर्ट हो गई है ऑब्जर्व करके कि नीचे दिए गए में से क्या ऐसी चीज़ है जिसको ऑब्जर्व करके प्राइमरी केयर नर्स जो है जो ऑब्जर्व हो गई है एंडोट्रैकियल ट्यूब वाले पेशेंट के लिए। पहला कह रहा है बेड द हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड 45 डिग्री, कि हेड ऑफ बेड को 45 डिग्री एलिवेट करके रखना है, तो ये बात तो सही है कि हेड ऑफ बेड को एलिवेट करके रखते हैं 30 to 45 डिग्री, तो ये बात तो सही होती है, इस पर तो अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहा है द कफ ऑन एंडोट्रैकियल ट्यूब इज इन्फ्लेटेड, तो कफ को तो इन्फ्लेट करके रखना होता है, ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है नॉर्मल सलाइन इज प्रेजेंट एट बेड साइड टेबल, कि बेड साइड टेबल के ऊपर क्या है, नॉर्मल सलाइन की बोतल रख रखी है इसके ऊपर, ये बात सही है कि नॉर्मल सलाइन की बोतल जो रखी हुई है, नॉर्मल सलाइन को यूज़ नहीं करते हैं, कि एंडोट्रैकियल ट्यूब के लिए सिक्रेशन के इसको यूज़ नहीं करना होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, सिक्रेशन रिमूवल को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या करती है जो सिक्रेशन रिमूवल है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। चौथा कह रहा है द क्लाइंट इज वियरिंग एन इंटरमिटेंट कंप्रेशन डिवाइस ऑन ईच लेग, कि क्लाइंट की क्या करना है, वियर पहनना है, इंटरमिटेंट कंप्रेशन डिवाइस पहनाना है प्रत्येक लेग के ऊपर, तो ये बात ठीक है कि उसको किससे बचाना है, डीवीटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मास्ट गारमेंट पहनाया जाता है, मास्ट, तो ये बात सही है। तो यहाँ क्या रहेगा, सी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन से जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा क्वालिटेटिव डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपको एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नज़दीकी दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाने का काम करिएगा। थैंक यू सो मच।